तो देखो, गवर्नर जनरल्स में या गवर्नर में 3 भागों में इसको बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने का मतलब ये है कि भारत में जब ये जो परंपरा आई है, इनमें सबसे पहले गवर्नर थे, उसके बाद गवर्नर जनरल आए और उसके बाद वायसराय आए। ठीक है, अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई है, हालांकि वायसराय वाली। देखो, शुरुआत में क्या था, अंग्रेज़ों ने, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हर एक गवर्नर जनरल वगैरह को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जो गवर्नर बनाने की परंपरा आई थी वो 3 क्षेत्रों से आई। पहला कौन सा? पहला था बम्बई, 3 प्रांतों से। दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता या बंगाल कहो। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर कहाँ नियुक्त किया गया? बंगाल में स्टार्टिंग में नियुक्त किया गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंग्रेज़ों ने पहली लड़ाई कहाँ से? बंगाल से जीती थी 1757 में। तो 1757 से ये व्यवस्था लगातार चलती रही। कहाँ तक? 1773 तक, 1773 तक। उसके बाद में क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये व्यवस्था कहाँ तक चली? 1773 तक। उसके बाद ये बंगाल का जो गवर्नर था, आज भी गवर्नर होते हैं कि नहीं? ये जो बंगाल का गवर्नर था, देखिए हमारे भारत में आज भी व्यवस्था यही है। राज्यों को चलाने के लिए एक गवर्नर होता है जिसको राज्यपाल कहते हैं, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। हर राज्य के अंदर एक गवर्नर होता है, राज्यपाल, उसके नीचे मुख्यमंत्री काम करता है। ये व्यवस्था पहले की ही है, वही आज भी लागू है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड बना दिया गया। यानी कि क्या हुआ, ये जो बम्बई का गवर्नर था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये किसके अंडर में आ गई? बंगाल के गवर्नर के। ठीक है, जब इनका विस्तार और होने लगा और बाकी क्षेत्रों को जीतने लगे, तो अब इसके पद को बड़ा कर दिया गया। बड़ा करने के बाद बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया क्या? गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब यहाँ पर तीनों में क्या किया गया? तीनों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। यानी कि अब तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर होने लगे। और जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको बना दिए क्या? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये व्यवस्था कब तक चलती रही? 1833 तक, 1833 तक, 1853 तक ये व्यवस्था चलती रही। इसके बाद जो ये गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल को अभी तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, तीनों प्रेसिडेंसियाँ इसी के अंडर में है, ये फैसले ले रहा है। लेकिन बाद में क्या करेंगे? 1833 से 1857 तक, 1857 में क्रांति हो गई थी। उसके बाद में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया। गवर्नर जनरल को अभी तक तो इन तीनों का था हेड, अब इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। लेकिन इसके बाद में विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे। इंग्लैंड में इन्हीं के कारण मतलब इस विवाद के कारण लॉर्ड नॉर्थ वगैरह की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद में बहुत सारे जितने भी रियासतें थी वो रियासतें विद्रोह करने लगी। अंग्रेज़ों को एक बात समझ में आई
कि अगर शासन करना है तो जो देशी रियासतें हैं, भारत के राजे रजवाड़े हैं, उनके साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है। तो इन्होंने एक चाल चली, गवर्नर जनरल का जो पद था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वायसराय में कन्वर्ट कर दिया। ये वायसराय कोई नया व्यक्ति नहीं है। इस वायसराय को क्या किया गया कि जब ये अपने निजी प्रेसिडेंसियों के हेड से मिलता था तो बन जाता था गवर्नर जनरल। किसके लिए, अंग्रेजी प्रेसिडेंसियों से। लेकिन अगर ये देसी राजाओं से मिलता था, ये देसी राजाओं से जब मिलने जाता था तो किस हैसियत से जाता था, वायसराय। वायसराय का ऐसा मतलब समझिए कि ये अंग्रेज़ों का राजदूत के रूप में मिलने जाता था, हेड के रूप में मिलने नहीं जाता था। तो वायसराय का ही पद है। ये पद कब तक चलता रहा, लगभग वायसराय का पद 1950, आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन ये कब तक रहा, 1950 तक। 1950 के बाद इसी वायसराय के पद को किस में बदल दिया गया, प्रेसिडेंट, जिसको आज राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति के पद के रूप में इसको बदल दिया गया। आज जो आपके देश के राष्ट्रपति है बेसिकली हैं कौन, वायसराय। समझ गए। श्री राजगोपालाचारी अंतिम थे, है ना, स्वतंत्र भारत के। उसके बाद राष्ट्रपति बन गए। तो राष्ट्रपति के बाद में ये था। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखो पढ़ने का तरीका क्या करेंगे, सारे को मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सिर्फ गवर्नर सारे पढ़ डालते हैं, है ना। उसके बाद ये गवर्नर सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर सारे गवर्नर जनरल एक सीक्वेंस से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में वायसराय पढ़ लेंगे, है ना। इससे क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी, समझ में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो पहला हेडिंग डालिए ज़रा, बंगाल के गवर्नर। हेडिंग में ये पहले उतार लेना, थोड़ा सा काम का है, इसको कॉपी करो क्योंकि इससे ही समझ में ज़्यादा आएगा। हेडिंग डालो अब, क्या, बंगाल के गवर्नर। हेडिंग शुरू करेंगे, बंगाल के गवर्नर। ये हटा दो। बंगाल के गवर्नर। और इसमें पहली हेडिंग जो है, पहला व्यक्ति जो आएगा वो है लॉर्ड क्लाइव। पहला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड क्लाइव। देखिए ये जो लॉर्ड मीन्स क्या होता है, भगवान। तो इन्होंने अपने आप को स्वयं भगवान घोषित किया है ताकि आप लोग बोलो। और ये जो सर्वर की उपाधि जो है ये भी इन्हीं की देन है, ठीक है। तो इसलिए लॉर्ड वर्ड मत लगाना अंदर से, ठीक है। क्लाइव बोलो, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे इतिहासकारों ने इनको इसी नाम से अपना लिया, अदरवाइज़ हटा लेना चाहिए था। ईश्वर थोड़ी हैं, वो खुद बुलवाते थे लॉर्ड, भगवान क्लाइव। सोचिए अगर हिंदी में बोले होते तो हम कभी बोलते, क्योंकि अंग्रेजी आती ही नहीं थी, इसलिए वो सर मतलब क्या होता है, स्लेव आई रिमेन, स्लेव आई रिमेन, मैं सदैव आपका दास रहूँगा, ऐसे हिंदी में बुलवाते, बोलो मैं सदैव आपका गुलाम रहूँगा। तो एक आध क्रांतिकारी का तो खून खोल ही जाता, लेकिन अशिक्षा। तो लॉर्ड क्लाइव, टाइम पीरियड इसका लिख लो, 1757 से 1760, ठीक है। हेडिंग में 1757 से 1760, स्पीड से लिखना, फास्ट। ये लॉर्ड क्लाइव 2 बार आया है, ध्यान रखना। इसका टाइम पीरियड
2 बार रहा है। एक बार 1757 से 1760 तक रहा, उसके बाद 1765 से 1767 तक। ये तो मतलब वापस चला गया इंग्लैंड, लेकिन फिर भेजा गया था इसको। तो 2 बार इसका कार्यकाल रहा है। तो अब इसके बारे में लिखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। तो प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। अब इसमें लिखिए 1744 में, ये शुरू में गवर्नर बन के नहीं आया था, ये क्या था, एक क्लर्क था। तो 1744 में कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की हैसियत से भारत आया। ठीक है, तो ये क्लर्क था और इसी की हैसियत से भारत में आया था, लेकिन ये बहुत योग्य व्यक्ति था। इसकी योग्यता के कारण ही इसको इस पद पर रखा गया था और इसने एक विजय भी दिलवाई थी। नेक्स्ट लिखिए 1751 में शुरुआत है पहली विजय। 1751 में अर्काट के विजय के द्वारा, अर्काट का युद्ध हुआ था, अर्काट विजय के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी। अंग्रेजी राज की नींव पड़ी। हो गया। अब देखिए, ये तो हल्का सा युद्ध था पहला जो विजय हुआ। सबसे बड़ा युद्ध जो जीता गया वो प्लासी का युद्ध था, सबसे बड़ा। ठीक है, वहाँ से ये गवर्नर के पद पर आ जाएगा। तो लिखिए 1757 में, 1757 में प्लासी युद्ध की विजय के बाद प्लासी युद्ध की विजय के बाद बंगाल के गवर्नर का पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर का पद दिया गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। हो गया। दोहरी शासन प्रणाली नहीं समझ रहे हो, राजा का भी शासन होगा और अंग्रेज़ों का भी शासन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नजमुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला के फादर हैं। नजमुद्दौला ये सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, है ना। पढ़ाऊँगा बंगाल वाला, जब सेक्शन पढ़ाऊँगा सारे शासकों को तो उसमें आएंगे। तो सिराजुद्दौला के फादर हैं, ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी लेना, सिराजुद्दौला के पिता, है ना। नजमुद्दौला के समय कंपनी की तरफ से, नजमुद्दौला के समय कंपनी की तरफ से
देखिए पहले क्या होता था, दो व्यवस्थाएं चलती थी, एक दीवानी और एक फौजदारी। तो दीवानी और फौजदारी में फ़र्क ये है कि दीवानी का मतलब ये होता है रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि टैक्स वसूली। तो दोहरी शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति दोनों चीज़ नहीं देखेगा। पहले के समय में क्या होता था, राजा ही गांवों से या किसानों से लगान वसूलता था और लड़ाई झगड़े के लिए कानून व्यवस्था को भी राजा ही देखता था, समझ गए। लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में जब अंग्रेज आए तो इन्होंने दो व्यवस्थाएं लागू कर दी। उन्होंने बोला दीवानी तो रहेगी अंग्रेज़ों के पास, यानी कि पैसे से संबंधित जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कौन देखेगा, अंग्रेज़ देखेंगे, और लड़ाई झगड़े का निपटारा कौन करेगा, राजा करेंगे। तो राजा को कोई फ़ायदा हो रहा है क्या, उसको सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखना पड़ रहा है। जैसे पुलिस विभाग है, थाने चौकी में क्या होता है, फौजदारी व्यवस्था है, क्या वो टैक्स वसूली का काम करता है, नहीं, टैक्स के लिए टैक्स डिपार्टमेंट है, कलेक्टर है ना, वो टैक्स व्यवस्था को रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही इन्होंने ट्रांसफ़र मार दिया, लड़ाई झगड़े को राजा देखेगा और वसूली का काम कंपनी देखेगी, यानी कि गवर्नर देखेगा। तो उसी को लिखवाना है, क्या लिख रहे थे, दीवानी कार्य को, दीवानी कार्य को दीवानी कार्य को गवर्नर तथा बिहार के राजा नाम सुना होगा, सिताब राय इनको उप दीवान का पद भी दिया गया था। क्या दिया गया था, उप दीवान का पद भी दिया गया था ना, ब्रैकेट में उप दीवान लिख लेना। तथा फौजदारी मामले रियासत के नवाबों को सौंप दिया गया, रियासत के नवाबों को सौंप दिया गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1757 में पहली बार कलकत्ता बोलूँ तो कलकत्ता ही लिखना, कोलकाता नहीं लिखना, कोलकाता नाम बाद में पड़ा है, पहले कलकत्ता में टकसाल की स्थापना की गई। टकसाल क्या होता है, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, कॉइन्स। टकसाल की स्थापना की गई और अंग्रेज़ों ने अपने सिक्के ढलवाए। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा का युद्ध अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच मतलब समझ रहे हो ना, हॉलैंड या नीदरलैंड, नाम सुना होगा देश का नाम, हॉलैंड या नीदरलैंड। डच, हॉलैंड, नीदरलैंड एक ही चीज़ है ना। उसके नाम से ट्रैक्टर भी तो चलता है, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, कहीं देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये लड़ाई किसके बीच में हुई, डचों के और अंग्रेज़ों के। तो उसमें अंग्रेज़ जीत गए और डच हार गए। इसके बाद डच भारत देश छोड़ करके चले गए और जाकर कहाँ बस गए, इंडोनेशिया देश में जाकर के बस गए। और फिर वो
वहीं रहे, भारत में फिर ट्राई नहीं किया। ये लिख लो, वेदरा के युद्ध में डचों को हराया और डच भारत छोड़कर चले गए। हो गया? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इसके काल में दो प्रमुख संधियां भी हुई। इसके काल में दो प्रमुख संधियां भी हुई। पहली कौन कौन सी? दोनों। पहली लिखिए, दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पहली इलाहाबाद, ये दोनों संधियां कहाँ हुई हैं? इलाहाबाद में हुई हैं, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में। पहली संधि किसके बीच में हुई? अवध के नवाब, हाँ, अवध के नवाब वजीर सुजाउद्दौला, अवध के नवाब वजीर सुजाउद्दौला, लिख लोगे? कब हुई है? ब्रैकेट में लिख लेना, 1765 में, 1765 में। दूसरी किसके साथ हुई? पहली संधि तय हो गई, वजीर सुजाउद्दौला के साथ में हुई, यानी कि ये अवध मतलब लखनऊ, समझ गए? अवध का मतलब लखनऊ है, लखनऊ के नवाब के साथ हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया अराजकता का और लखनऊ को छीन लिया गया। दूसरी हुई थी मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ। लिखिए दूसरी संधि, हाँ, ये दोनों इलाहाबाद में ही हुई है। दूसरी संधि मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। हो गया? नेक्स्ट, अब देखिए होता क्या था, जो कंपनी के अधिकारी होते थे, हाँ, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी के अधिकारी होते थे वो उपहार लेते थे। उपहार का मतलब समझ रहे हो? महंगे उपहार ले लेते थे। जैसे कोई राजा महाराजा उनको घोड़े, समझ रहे हो, या धन दे दे उपहार के तौर पर। जैसे उपहार के तौर पर आपको भी रिश्तेदार कुछ दे के चले जाते हैं, है ना, आप उसको बख्शीश समझ करके रख लेते हैं, बाद में मम्मी छीन लेती है ना। आपके बहुत सारे कर्ज ऐसे होंगे जो मम्मी पापा आज तक तुम्हारे नहीं चुका रहे हैं, है ना, तो तुमको लगता है हमारे साथ में मम्मी पापा धमकी देते होंगे, हमने जो खर्चा किया है हमारा लौटा दो, यही होता होगा। यही होता है। तो ये लोग महंगे उपहार लेते थे रिश्वत के तौर पर। अब उपहार अगर कोई महंगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई महंगा उपहार लेगा तो इसका मतलब क्या है? रिश्वत ले रहा है वो, नहीं ले सकते आप। तो कंपनी के शासन में ये उपहार लेने की प्रथा बहुत ज़ोरों पर थी। जैसे आक्रमण ना करें, निगरानी ज़्यादा ना करें अधिकारी, इस चीज़ के लिए उनको उपहार भेज दिया जाता था। तो इसने क्या किया? उपहार प्रथा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट से, क्लाइव ने कंपनी के अधिकारियों से, कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तथा आंतरिक कर देने की व्यवस्था लागू की, यानी कि अधिकारी भी टैक्स दे, आंतरिक कर देने की व्यवस्था लागू की।
हो गया। अब देखिए इससे क्या होगा, अधिकारी वर्ग नाराज हो गया, ठीक है, उपहार लेना बैन कर दिया, इनका ऊपरी खर्चा बंद हो गया अधिकारियों का, तो अब कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि जो नमक, सुपारी और तंबाकू था उस पर जो टैक्स मिलता था सरकार को, वो टैक्स का पैसा क्लाइव ने ये प्रस्ताव पास करवाने की कोशिश की कि इस पर टैक्स के रूप में मिलने वाले मुनाफे को अधिकारियों में क्या किया जाए, बांट दिया जाए। सिर्फ 3 चीज़ों से ही, नमक, तंबाकू और सुपारी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था एक बीओडी होता था, एक सीओडी होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। तो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स ने क्लाइव के इस प्रस्ताव को ही नामंजूर कर दिया कि ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं करनी है। वो क्यों करना चाहता था, ताकि अधिकारी ज़्यादा विद्रोह ना कर बैठें, ऊपरी कमाई बंद हो रही थी, उनको महंगे रिश्वत या महंगे चीज़ों को नहीं लेना है। इसलिए देखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होता है, कहीं छापा वापा मार दे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, कंपनियां क्या कर सकती हैं, साहब BMW आपके लिए खड़ी थी, कहाँ आप अंदर जा रहे हैं, तो BMW लेकर के चला आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अपने ही गाड़ी से जाएगा, खटारा वाली से, भले धक्का मार के स्टार्ट की जाती हो। रिश्वत के रूप में महंगे उपहार नहीं लेना। नहीं तो बर्थडे मनाते हैं तो देखिए बर्थडे में सबको काट जाता है ना, मान लो कोई सोने का बिस्किट पकड़ा दे और विजिलेंस टीम छापा मार दे, पकड़ा जाए तो तुरंत प्रेस मीडिया बुला के देखिए हमको फंसाने की साजिश की जा रही है, ऐसा होता है। और नहीं पकड़े गए तो ठीक है, समझे। तो ये आज भी होता है। तो ये व्यवस्था बहुत पहले से ही चली आ रही है अधिकारियों के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि इस व्यवस्था के जरिए जो लागू की गई थी, इसको समाप्त करने पर इस टैक्स को जब मना किया तो लागू नहीं हो पाया। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो ज़रा, लिखिए, कुछ खास वस्तुओं से प्राप्त मुनाफे, कुछ खास वस्तुओं से प्राप्त मुनाफे, ब्रैकेट में लिखिएगा नमक, तंबाकू, सुपारी, नमक, तंबाकू और सुपारी, ब्रैकेट क्लोज कर देना, को कुछ खास वस्तुओं से प्राप्त मुनाफे, ब्रैकेट में नमक, तंबाकू, सुपारी को अंग्रेज अधिकारियों के बीच में बांटने का प्रस्ताव क्लाइव ने सीओडी के सामने रखा, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर पूरा एक मेंबर, बोर्ड मेंबर्स हैं, शॉर्ट में लिख लीजिए सीओडी, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा। लेकिन बोर्ड ने नामंजूर कर दिया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इसके काल में यह तय हुआ कि केवल बंगाल और बिहार के बाहर के सैनिकों को, केवल बंगाल और बिहार के बाहर के सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाएगा। दोहरा भत्ता समझ रहे हो ना?
डबल सैलरी। जैसे कोई सैनिक होता है ना, आर्मी का सैनिक, अगर वो जम्मू कश्मीर में तैनात होता है आज, मान लीजिए, या एक सैनिक दिल्ली में तैनात है या मेरठ छावनी में है, मेरठ कैंट में, दिल्ली कैंट में, इनकी सैलरी से ज़्यादा सैलरी किसकी होगी? जो जम्मू कश्मीर में तैनात है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ही मतलब विकट परिस्थिति में रह रहा है, वहाँ रहने की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। और दिल्ली वगैरह में मेरठ कैंट हो गया, आगरा कैंट हो गया, है ना, कानपुर कैंट हो गया, फैजाबाद कैंट हो गया, इनमें, इन कैंटों में अगर सैनिक आता है ड्यूटी पर तो यहाँ पर उसकी सैलरी फिर घट जाती है। तो क्षेत्र के आधार पर भी भत्ता निर्धारित किया जाता है। तो पहले के टाइम पे भी था। क्लाइव ने ये किया कि जो बिहार और बंगाल के बाहर रहेगा सिर्फ उसी को क्या होगा, हाँ, लेकिन इसके लिए क्या किया, श्वेत जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। लिखिए, बंगाल और बिहार के बाहर को ही भत्ता मिलेगा। इससे अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। हो गया। नेक्स्ट 1767 में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। जहां उस पर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र का केस चला। किंतु संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे माफ़ी दे दी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। किंतु 1774 में 1776 में 1776 में अपमान के कारण क्योंकि ये जो केस चला था इससे इसकी छवि थोड़ा सा धूमिल हुई थी, है ना। केस चलने का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को विक्टिम मान लिया जाता है। तो अपमान के कारण इसने आत्महत्या कर ली। अब देखिए, इसके बाद में अगला जो गवर्नर आता है क्लाइव के बाद वो है हॉलवेल। अगला कौन है? ये तो फर्स्ट था, दूसरा आएगा हॉलवेल। ये 2 से 3 महीने रहा, इसका कोई ख़ास विशेष लिखना नहीं है, लेकिन ये क्रम में है इसलिए नाम इसका लिख लो बस। हॉलवेल कब? 1767 क्या, ये बीच में ही आया था। 60 ही लिखो अभी, ये बीच में आया था क्योंकि इसके वापस चला गया था ना, ये 1760 में वापस चला गया था। जब वापस चला गया तो 1760 में कौन बना? 2 से 3 महीने के लिए हॉलवेल बना। ठीक है, ये वापस गया तो वहीं से कार्रवाई चलने लगी थी, तो माफ़ी दे दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ फिर से वापस आया, तो वापस आया, 2 साल तक रहा। लेकिन क्योंकि इसका अपमान ज़्यादा हो गया था, समझ रहे हो,
तो अपमान के कारण इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो 1760 में 2 से 3 महीने का कार्यकाल रहा, बस मात्र 2 से 3 महीने तक हॉलवेल। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति जो आता है वो है बेंसीटार्ड। बेंसीटार्ड। टाइम पीरियड अगर लिखना चाहोगे 60 से 65, 1765 तक, ठीक है। हो गया, लिखिए। इसी समय कंपनी तथा मीर कासिम, मीर कासिम बंगाल के नवाब हैं। मीर कासिम के बीच में संधि हुई। मीर जाफ़र को हटा करके क्या किया गया था, पहले मीर जाफ़र गवर्नर के पद, नवाब के पद पर था, उसको हटा करके अंग्रेज़ों ने किसको बना दिया, नवाब, मीर कासिम को। तो वही लिखा रहा हूँ कि कंपनी तथा मीर कासिम के बीच में संधि हुई, जिसके तहत मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम को नवाब बनाया गया। हो गया। नेक्स्ट, इसी के समय में नेक्स्ट पॉइंट में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर मतलब बिहार। बक्सर का युद्ध लड़ा गया। हो गया, बस 2 इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है बरेलस्ट। नवाब बनाया गया। बरेलस्ट देखिए 1767 में ये 65 तक रहा है ना। 65 के बाद में फिर से कौन आएगा, क्लाइव आएगा। बेसिकली समझ जाओगे, यहाँ लिख दूँ क्या, क्लाइव फिर से वापस आएगा, क्योंकि 65 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और 65 के बाद में फिर से क्लाइव आया था, 65 से 67 में, है ना। तो फिर से क्लाइव आएगा। उसके बाद में बरेलस्ट आएगा। बरेलस्ट ये कब तक, 1767 से 1769 तक। यहाँ लिख लो 1765 से 1767 तक। हो गया। बरेलस्ट में लिखिए, इसमें देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, है ना। मैसूर युद्ध कितने लड़े गए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। उन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में एक मैसूर युद्ध जो पहला वाला था वो हैदर अली ने लड़ा था। हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के बीच में। तो इसमें कौन थे, हैदर अली। उसके बाद टीपू, नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान। इसमें भी टीपू सुल्तान, इसमें भी टीपू सुल्तान। तो हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर हैं, पिता हैं, मैसूर के राजा, मैसूर के सुल्तान थे। तो हैदर अली जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें हैदर अली जीते थे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें हैदर अली हार गए, और मैदान में ही क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने स्वयं को शासक घोषित किया, और टीपू सुल्तान भी मैदान में लड़ते हुए हार गए थे। तो फिर इन्हें क्या करना पड़ा, अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी, ठीक है। कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि की है। फिर दूसरा भी ये दूसरा हार गए। जब दूसरा हार गए फिर इसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। तो तीसरा भी टीपू सुल्तान
हार गए, तो इसमें क्या किए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लिए। संधि का मतलब होता है श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजों को सौंपना पड़ गया क्षेत्र को। ये सब कर्नाटक का क्षेत्र है। उसके बाद में फिर से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान मैदान में मार दिए गए लड़ते हुए। ठीक है, तो मुख्य क्या था कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, उस समय गवर्नर कौन था, यही बरेलस्ट। ठीक है, तो लिखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में लड़ा गया। जिसमें हैदर अली की विजय हुई और अंग्रेज़ों को मद्रास की संधि करनी पड़ी। अंग्रेज़ों को मद्रास की संधि करनी पड़ी। लास्ट गवर्नर जो आएगा अंतिम में, वो कौन आएगा, कार्टियर। लास्ट कौन है, कार्टियर। ये कब से कब तक, 1769 से लेकर के 1773 तक, है ना। कहीं कहीं 72-73 दिखेगा, तो 72-73 तक, क्योंकि 1773 में फिर क्या हुआ, मैंने लिखवाया था 1773 से अब कौन सा पद आ जाएगा, गवर्नर जनरल आ जाएगा। तो कार्टियर सिर्फ, बस ये ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट, इसके काल में 1770 में 1770, इसके काल में 1770 ब्रैकेट में लिख के भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा था। हो गया। तो हमने ये जो पढ़े थे, ये सारे बंगाल के गवर्नर थे। इतने ही गवर्नर आए पहले पे। इसमें बहुत मुख्य जो है लॉर्ड क्लाइव है। लॉर्ड क्लाइव के बाद हॉलवेल खास नहीं है। हॉलवेल के बाद में बेंसीटार्ट, उसके बाद में क्लाइव वापस फिर आया था 2 साल के लिए। देन बरेलस्ट के बाद कार्टियर। तो ये इतने जो गवर्नर्स हैं, ये सारे के सारे बंगाल के गवर्नर्स थे। अब अगले टर्म में हम लोग किसका पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस वाली क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास से गवर्नर जनरल को कर लेंगे। ठीक है।